आज मैं अपनी इस भारतीय संविधान के 13वें लेक्चर में प्रस्तावना पर चर्चा करूंगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रस्तावना क्या है। देखिए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्शन है। इसी में भारतीय संविधान के मूलभूत आदर्शों का वर्णन है। अगर प्रस्तावना को संविधान से हटा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर प्रस्तावना को संविधान से हटा दिया जाए तो हम यह बता ही नहीं सकते हैं कि भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है। सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान की समरी है, यानी सारांश है पूरा। कुछ विचारकों ने इसे भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा है। प्रस्तावना ने संविधान सभा में बैठे लोगों को विचार करने की एक दिशा दे दी। इसने बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संविधान के जितने भी भाग हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, जितनी भी अनुसूची हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य है प्रस्तावना में निहित लक्ष्यों को पूरा करना या प्राप्त करना। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिए है कि पूरे संविधान के समस्त भागों, समस्त अनुच्छेदों और समस्त अनुसूचियों का जो मेन दर्शन है वो प्रस्तावना में ही है। एक तरह से संविधान के उद्देश्यों को बहुत ही संक्षेप में लिखा गया, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया था, ताकि संविधान सभा में बैठे लोग इस बात को यह जान सके कि उन्हें किस लक्ष्य को ध्यान में रख करके विचार करना है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जहाँ तक प्रस्तावना की भाषा का संबंध है तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रारूप किसने तैयार किया और इसे संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किया था। याद रखिएगा, जब प्रस्तावना संविधान सभा में पेश की गई थी तो इसका नाम उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे पास कर दिया गया था। अब आपके सामने यह प्रस्तावना है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और अब मैं जो आपके सामने ये प्रस्तावना है उसमें मैं आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करूंगा। जैसे प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से, अर्थात हम भारत के लोग। अब इसका क्या मतलब है। अगर पूछा जाए कि संविधान का स्रोत क्या है तो प्रस्तावना का पहला वाक्य ही इस बात का उत्तर दे देता है कि हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता ही संविधान का स्रोत है। आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि भारत में अगर कहा जाए सर्वोच्च कौन है तो भारत में सर्वोच्च संविधान ही है। संविधान का स्रोत तो जनता है, लेकिन भारत में सर्वोच्च संविधान है, यानी कि संविधान न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका सबसे ऊपर है। लेकिन इस संविधान की शक्ति का स्रोत भारत की जनता ही है। तो यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर संविधान का स्रोत पूछा जाए तो भारत की जनता, और कहा जाए कि संविधान में सबसे सर्वोच्च कौन है तो आप संविधान ही उत्तर लगाएंगे। अब दूसरा एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसे हम सॉवरेन बोलते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से स्वतंत्र है, यानी कि भारत किसी भी प्रकार के आंतरिक या बाह्य रूप में किसी के अधीन नहीं है, बाहरी प्रभाव से मुक्त है। क्योंकि 1947 के पहले हमारी सारी, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो आंतरिक नीति हो, चाहे वो गृह नीति हो, जो कहा, ये सब ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित होती थी। तो संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द को लाने का यही मतलब था कि भारत किसी भी प्रकार के बाहरी प्रभाव से मुक्त है, अर्थात भारत बाहरी प्रभाव से मुक्त है। अब वह अपनी विदेश नीति, आंतरिक नीति स्वयं ही बनाएगा, ना कि किसी देश के अधीन होकर। फिर
एक एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी। अब समाजवादी का क्या मतलब है? देखिए, समाजवादी शब्द की व्याख्या बहुत लंबी हो सकती है, तो यहाँ मैं उतना लंबा समय नहीं लूँगा, बस मैं संविधान की दृष्टि से इसको समझाते हुए चलूँगा। यह शब्द देखा जाए मूल संविधान में नहीं था, यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। अभी हम आगे चल करके इन सारे संशोधनों की व्यापक चर्चा करेंगे कि ये कब आए, कैसे आए। तो समाजवादी का मतलब क्या है? देखिए, यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान सभा में के.टी. शाह ने प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ने के लिए कहा था, के.टी. शाह। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मना कर दिया था। उनका मानना था कि समाजवाद भारतीय संविधान में अंतर्निहित है, इसको अलग से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आईं कि बाद में चल करके 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इसे जोड़ना पड़ा, ताकि यह स्पष्ट रूप से सामने आ जाए और कोई विवाद ना हो। अब समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि सरकार का लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जनता का कल्याण है। अर्थात सरकार सामाजिक मुद्दों के अनुसार नीतियां बनाएगी, ना कि किसी वर्ग विशेष या फिर किसी निजी उद्यमी को लाभ देने के लिए। अर्थात सरकार जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, ना कि किसी वर्ग विशेष के निजी हित को। अब एक तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्ष, जिसको इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं। तो इसका मतलब सभी को पता है, बस इसकी मैं व्याख्या ये यहाँ पर इस प्रकार करूँगा कि इसका मतलब है धर्म व्यक्ति की निजी आस्था है। यानी कि आप हिंदू धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानते हैं, सिख को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, यह आपका व्यक्तिगत मामला है। आप इसे राष्ट्र पर नहीं थोप सकते। अब देखिए, कुछ लोगों को राष्ट्र और राज्य में अंतर समझना चाहिए कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर है। देखिए, प्रस्तावना में कहीं, संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी राज्य शब्द का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, राज्य शब्द में प्रशासनिक एकता का बोध होता है। यानी कि राज्य एक प्रशासनिक एकता को दिखाता है कि किस प्रकार एक होकर के प्रशासनिक व्यवस्था चलाई जाए। लेकिन राष्ट्र शब्द जो है, ये राष्ट्र शब्द भारत के जनता के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक एकता को दिखाता है कि भारत एक राष्ट्र है। मतलब इसमें रहने वाले सभी लोग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। जबकि राज्य ये दिखाता है कि भारत की प्रशासनिक एकता किस प्रकार है, यानी कि भारत में प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार लागू होती है। तो ये राज्य है। तो राज्य और राष्ट्र में आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए हम भारत को किसी विशेष धर्म के अनुसार नहीं देख सकते हैं। भारत पंथ निरपेक्ष शब्द यही व्याख्या करता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य अर्थात आप भारत को धार्मिक आधार पर किसी श्रेणी में नहीं रख सकते। राज्य के द्वारा किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और ना ही राज्य द्वारा किसी धर्म का विरोध किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्य का धर्म से कोई वास्ता नहीं है, धर्म आपका मामला है। अब न्याय की बात करें तो प्रस्तावना में आप देखेंगे 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। अब सवाल है, ये सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है यानी कि सोशल जस्टिस, यानी कि देयर 3 काइंड्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब सवाल ही सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है संसाधनों का समाज में उचित वितरण। यानी जो भी हमारे यहाँ संसाधन हैं, जंगल, कोयला, जो भी कुछ संसाधन हैं, उनका सरकार उचित वितरण करेगी, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए हैं ये। अब आर्थिक न्याय का क्या मतलब है? आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कल्याण सभी का हो, किसी वर्ग विशेष का नहीं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि वर्ग विशेष का कल्याण पर सरकार ध्यान नहीं देगी, सभी के कल्याण पर ध्यान देगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो व्यक्ति धनी है उनकी संपत्ति सरकार ले लेगी, या जो धनी होना भारतीय संविधान में गलत है। आर्थिक न्याय का मतलब यही है कि अगर आप धनी हैं तो आपकी संपत्ति सरकार आपसे नहीं छीन सकती है, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए
सरकार विशेष नीतियां भी बना सकती है उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा है राजनैतिक न्याय। राजनैतिक न्याय का क्या मतलब है? राजनैतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्ति को राजनैतिक व्यवस्था और क्रियाकलापों में भाग लेने का समान अधिकार है। यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है, या पार्टी कोई वर्ग विशेष के लोग ही नहीं बना सकते, हर कोई बना सकता है। तो इस प्रकार जितने भी राजनीतिक क्रियाकलाप हैं उसमें सबको समान अधिकार दिया जाएगा। अब बात करते हैं हम स्वतंत्रता की। तो प्रश्न उठता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो ये ध्यान रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान रखिएगा, इस पर प्रश्न बन चुके हैं कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक महत्वपूर्ण शब्द, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र का क्या मतलब है? क्योंकि संविधान में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। यानी कि प्रस्तावना में भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है। अभी लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब जो है वो ये है कि भारत में कोई भी संवैधानिक सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं है। अर्थात उसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पीएम हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, वंशानुगत रूप से नहीं चुना जाएगा। वो किसी वर्ग विशेष का नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है। अर्थात भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति पद अथवा सर्वोच्च पद के निर्वाचन के लिए भाग ले सकता है, और यह पद किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। लेकिन आप इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में पीएम का तो चुनाव होता है, यानी वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम, लेकिन वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्राउन होता है। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है और हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम है। दोनों ही पद वंशानुगत नहीं हैं, दोनों ही पद किसी न किसी रूप से जनता के निर्वाचन से जुड़े हुए हैं, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कहिए। लेकिन इंग्लैंड में जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्राउन है और उसका किसी भी प्रकार से निर्वाचन नहीं होता, वो वंशानुगत पद है, अर्थात क्राउन के पद पर क्राउन ही आएगा। अर्थात ब्रिटेन में लोकतंत्र होते हुए भी वहाँ के सिद्धांतों में राजतंत्र कहीं ना कहीं एक छिपा हुआ है, वो भले ही परिलक्षित ना होता हो, क्योंकि वहाँ के लोगों ने अपनी परंपराओं से समझौता नहीं किया। उन्होंने राजा के पद को बनाए रखा, भले ही उसे वो अधिकार प्राप्त ना हो जो कभी पहले हुआ करते थे। तो इसीलिए ब्रिटेन में जो क्राउन का पद है वो वंशानुगत कर दिया गया है। इसीलिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, बल्कि भारत में जो क्राउन के बराबर हैं राष्ट्रपति, उनका पद वंशानुगत नहीं है, वो निर्वाचन के माध्यम से ही आते हैं। इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। अर्थात भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, जबकि ब्रिटेन लोकतंत्र तो है लेकिन वहाँ गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है वो निर्वाचित ना होकर वो पद वंशानुगत है। अब प्रश्न उठता है कि प्रस्तावना से संबंधित विवाद क्या क्या हैं। देखिए, प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। तो प्रस्तावना से संबंधित पहला विवाद ये है कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? कि चूँकि प्रस्तावना ना तो किसी भाग में आता है, ना ही किसी अनुच्छेद में आता है, ना ही किसी अनुसूची में आता है, तो क्या यह संविधान का भाग है? तो इस संदर्भ में सबसे प्रमुख है बेरुबाड़ी केस 1960। अब देखिए, बेरुबाड़ी केस 1960 है क्या? बेरुबाड़ी पश्चिम बंगाल का एक राज्य का भूभाग था, यानी कि ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक भूभाग था, जिसे भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान को सौंपने के लिए एक समझौता हुआ था। यानी कि भारत सरकार इसे पाकिस्तान को देना चाह रही थी और समझौता हो भी गया था। लेकिन इस समझौते का वहाँ की जनता ने विरोध कर दिया और इसलिए उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई।
उसमें ये कहा गया कि समझौते में प्रस्तावना की भावना का उल्लंघन किया जा रहा है। अब सवाल है कि अगर बेरूबारी को पाकिस्तान को दिया जा रहा है तो इसमें भारत सरकार प्रस्तावना का किस प्रकार उल्लंघन कर रही है। तो उसमें याचिकाकर्ताओं ने, जिन लोगों ने रिट दायर की थी, उन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना में ये लिखा गया है कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत जनता है, तो बिना जनता की सहमति के आप बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान को नहीं दे सकते। इसीलिए जिन लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, उनका ये मानना था कि बेरूबारी को पाकिस्तान को सौंपने से पहले जनमत संग्रह होना चाहिए कि वहाँ के लोग इसका समर्थन करते हैं कि नहीं। अगर जनमत संग्रह में वहाँ के लोग समर्थन कर दें कि बेरूबारी को पाकिस्तान में दिया जाए तो सरकार दे सकती है, और नहीं दे, जनमत संग्रह में ये आता है कि बेरूबारी को नहीं दिया जाना चाहिए, तो भारत सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका ने संविधान संशोधन की शक्ति को आगे कर दिया। न्यायपालिका के अनुसार संसद संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किसी भूभाग को विदेशी सरकार को सौंप सकती है और इसके लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन इसी के बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और पलटते हुए ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है, क्योंकि प्रस्तावना में आदर्श और उद्देश्य का वर्णन है जो कि भारतीय संविधान की मूल आत्मा है। इसीलिए प्रस्तावना संविधान का एक भाग ही है। अर्थात जहां बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, वहीं 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को ही पलट दिया और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन अब सवाल है कि केशवानंद भारती केस क्या था। बेरूबारी केस के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन संविधान के गहराई में जाने से पहले हमें निम्न केसों को थोड़ा डिटेल में समझना होगा, जैसे शंकरी प्रसाद केस, गोलखनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनारवा मिल्स केस। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले हैं। संविधान की गहराई में जाने से पहले इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को जानना जरूरी है, क्योंकि इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो संविधान के बहुत ही निर्णायक फैसले हैं और ये हर जगह लागू हो जाते हैं और ये प्री और मेंस दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब मैं अपने अगले लेक्चर में संविधान के महत्वपूर्ण केस के बारे में आपको व्याख्या करूँगा। हाँ, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि संविधान में कुल कितने भाग हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैंने इसको बताने में समय बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि जो भी संविधान के विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर जानते होंगे, चाहे वो कभी संविधान पढ़े हों या ना पढ़े हों। तो आप बताएंगे कि वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं और वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं। एक प्रश्न और आपको देता हूँ, आपको ये बताना है कि किस भाग को संविधान से हटा दिया गया है। ठीक है, अब फिर सुनिए, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, मूल संविधान में कितने भाग थे, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसको बताने में मैंने समय नहीं ज़ाया किया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इसका उत्तर आप जानते होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण मुद्दों और गहराई की तरफ जाने का प्रयास करूँगा, ना कि छोटी छोटी बातों को मैं बताऊँ जो कि आप जानते हैं। धन्यवाद।